वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं तुम्हारी वैदे मैम और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 2। कौन सी चीज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्रेड 12 बायोलॉजी चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। उसमें हम डिस्कस करेंगे, मतलब पर्टिकुलर इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 2 मार्क का क्वेश्चन। अब तुम्हारे बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग 2 मार्क का क्वेश्चन है सेक्शन बी के, जहां पे तुम्हें अराउंड 6 to 7 2 मार्क का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सारे के सारे वापस 2 मार्क का क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है क्या पता, इन्हीं 2 मार्क का क्वेश्चन को मॉडिफाई किया, तोड़ा मरोड़ा और उठा के कहाँ रख दिया 5 मार्कर में। बस इतना ही कि वहां सब पार्ट्स बढ़ जाएंगे, ठीक। क्योंकि हर क्वेश्चन को अब सीबीएसई किस एंगल से पूछ रहा है, लॉजिकल वे में। ये ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन मैं कर चुकी हूँ सैंपल पेपर के डिस्कशन में। इन केस नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लेना, और अगर देख लिया है तो आगे एक एक क्वेश्चन को मैं बताऊंगी कि किस तरीके से उसको मॉडिफाई करके कौन से सेक्शन में पूछा जा सकता है। और ये सारा डिस्कशन कहाँ होने वाला है, इसी चैनल पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ मिलता है आपको किंडरगार्टन से लेके ग्रेड 12 तक का फ्री एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन। हम ऐसा कुछ भी नहीं करते कि हम बोलेंगे कि 2 चैप्टर्स सुन लो उसके बाद कूपन कोड लगाओ, नहीं, या फिर परचेस करो, ऐसी कोई बकवास नहीं। तो क्या है मैग्नेट ब्रेन? एक ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो देता है एजुकेशन कोर्स किंडरगार्टन से लेके ग्रेड 12 तक, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड भी है, बिहार बोर्ड भी है, और बहुत सारी एंट्रेंस एग्जाम भी है, जैसे हो गई ओलंपियाड्स हो गई, फिर उसके बाद वो एंट्रेंस एग्जाम जो तुम ग्रेजुएशन के लिए देते हो, जैसे हो गई तुम्हारे सीयूईटी, आईआईटी, नीट, या फिर जब ग्रेजुएशन हो जाता है और किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए देते हो, जैसे हो गई तुम्हारी आरआरबी, एसएससी और यूपीएससी एंड बैंकिंग के भी, ठीक है। तो चलो इसी के साथ अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, याद रखो जो की है सक्सेस होने का वो सिंपल लाई करता है तुम कितना लर्न करते हो, और लर्निंग से ज्यादा लर्न किया हुआ कितनी बार रिवाइज करते हो। तो जितना हो सके मैक्सिमम बार क्या करना है, रिवाइज करना है। जो भी मैं आज पढ़ा रही हूँ ट्राई करो आज के आज सब याद हो जाए, ठीक है। और उसका रिविजन कब लगाओगे? संडे टू संडे लगाते चलो, महा रिविजन के तौर पे। अब बोलोगे मैम पर इतना टाइम नहीं मिल रहा, इतना टाइम नहीं मिल रहा है, इसलिए मैंने दूसरा तरीका बताया कि क्या करोगे, फिलहाल जब तक तुम्हारे प्री बोर्ड फाइनल जो 3 प्री बोर्ड्स होते हैं, कुछ स्कूल्स में 2 प्री बोर्ड होते हैं, तो ट्राई करो ये वाली जो टेक्निक है वो प्री बोर्ड तक जितने भी तुम क्वेश्चंस खुद सॉल्व करे हो उसी तरीके से सॉल्व करो, क्योंकि उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें रिवाइज होती चलती हैं। इन केस तुम क्वेश्चन पढ़ रहे हो और कुछ चीज मिस आउट हो रही, नहीं याद आ रहा है, तो बुक्स एंड नोट्स लेके बैठो, ठीक। तो क्या करना है, कीवर्ड को करना अंडरलाइन, उसके बाद प्रॉपर या पूरा 1 मिनट का टाइम लेना है और उससे रिलेटेड जो भी कुछ तुम्हें याद आ रहा है सब बोल देना है, ठीक है। या फिर अगर नहीं याद आ रहा है तो बुक खोलो और देखो कि उससे रिलेटेड क्या क्या लिखा हुआ है बुक में या नोट्स में, कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ वो वर्ड मेंशन किया हुआ है, ठीक। बस ये भी तरीका करोगे ना तो एक तरीके से जब तुम एक क्वेश्चन ही सॉल्व करोगे, स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगेगा। क्यों टाइम लगेगा? क्योंकि एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अराउंड 5 से 6 मिनट लग जाएंगे। इन केस तुम्हें कुछ भी नहीं पता तो तुम उसके बारे में थोड़ा पढ़ोगे, अगर बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता तो 10 मिनट लग जाएंगे। पर ये होगा कि कुछ क्वेश्चन से तुम्हारे बहुत सारा चैप्टर बनता जाएगा, बिल्डअप होता जाएगा, ठीक। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। पहला क्वेश्चन, गिव द फंक्शन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम एंड एंडोमेट्रियम। तो कॉर्पस ल्यूटियम का फंक्शन पूछा है, तो देखो डायरेक्ट फंक्शन के ऊपर डायरेक्ट जंप करने से अच्छा मैं पहले ये पूछती हूँ तुमसे कि बताओ कॉर्पस ल्यूटियम है क्या, या फिर बना कब है। तो अगर याद होगा तो फीमेल ओवरी में हर महीने क्या होता है, ओव्यूलेशन प्रोसेस होती है, ठीक। अच्छा, ओव्यूलेशन प्रोसेस शुरू कहाँ से होती है? तो बोलोगे मैम शुरुआत से शुरू होती है। नहीं, शुरुआत से शुरू तो होती है, पर होती कहाँ से है? तो बोलोगे कि मैम इन केस अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल सपोज करो 28 डेज की है, ठीक है। अब इस 28 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम हाफ में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट हाफ को बोलेंगे हम फॉलिकुलर फेज। ये वो फेज है जिसमें कौन सा हार्मोन कमाल धमाल दिखा रहा है? FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये हार्मोन कहाँ से निकला? तो पिट्यूटरी से निकला। पिट्यूटरी का नाम मास्टर ग्लैंड। अच्छा, पिट्यूटरी से क्यों निकला? क्योंकि उसको इंस्ट्रक्शन दिया गया था। किसने इंस्ट्रक्शन दिया? हाइपोथैलेमस ने। किस फॉर्म में इंस्ट्रक्शन दिया? GnRH के फॉर्म में इंस्ट्रक्शन दिया, ठीक है मैम। तो GnRH से जो इंस्ट्रक्शन मिले, ब्लड में घूमते घूमते पिट्यूटरी के पास पहुंचे, पिट्यूटरी ने इंस्ट्रक्शन दिए FSH के फॉर्म में, FSH ब्लड में गया, घूमते घूमते ओवरी के पास पहुंचा,
ओवरी में क्या बोला कि चलो फॉलिकल का स्टिमुलेशन कराओ या फिर मैच्योरेशन कराओ, तो अब क्या होगा, प्राइमरी फॉलिकल निकला, प्राइमरी फॉलिकल साइज में थोड़ा बड़ा हुआ, बन गया सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल और मैच्योर की तरफ जा रहा है ना, तो और साइज में बढ़ गया। अब इसी में बीच में फ्लूइड फिल कैविटी आनी स्टार्ट हो गई जिसको एंट्रम बोलते हैं, ठीक। उसके बाद टर्शियरी फॉलिकल और बड़ा हुआ और मैच्योर होना स्टार्ट हो गया, हमने बोल दिया उसको ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल अभी तक इमेच्योर था, अब वो कन्वर्ट हो गया मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में। जैसे ही मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल वाली स्टेज आई, वापस जो ब्रेन का पिट्यूटरी ने उसने बोला कि चलो फॉलिकल तो मैच्योर हो गया, अब क्या कराना पड़ेगा, ओव्यूलेशन कराना पड़ेगा। तो चलो दूसरा इंस्ट्रक्शन भेजते हैं, किस फॉर्म में, एलएच के फॉर्म में या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के फॉर्म में। अब जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो कहाँ आया, वापस ब्लड में आया, ब्लड वापस घूमते घूमते कहां पहुंचा, ओवरी के पास पहुंचा, ओवरी के भी किस पे एक्शन किया, जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है वहां तक पहुंच गया। अब ये सारा जितना मैंने बोला सब कुछ होते होते कितने दिन हो गए, अगर 28 डेज की साइकिल है तो 13 डे हो चुके हैं, 13 डे टोटल, ठीक है। अब एलएच ने क्या बोला मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल को कि जो अंदर रखा है, क्या अंदर रखा है, अरे जो एग अंदर रखा है, एग नहीं बोल सकते वापस, अगर याद होगा तुमको जो ओवम है, वापस ये भी इमेच्योर ओवम ही है ना, तो जो ओवम है उसको बाहर रिलीज करो। तो ये इंस्ट्रक्शन कौन लेके आया, एलएच लेके आया, किसके पास से लेके आया, पिट्यूटरी के पास से लेके आया। किस पे एक्शन कर रहा है, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल पे एक्शन कर रहा है। मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल कहां पे है, स्ट्रोमा वाली जगह है, या ज्यादा करेक्ट है बोलना कॉर्टेक्स और मेड्यूला होता है, तो मेड्यूला वाली जगह है, कौन है जल्दी बताओ, ओवरी के मेड्यूलरी रीजन पे। वैसे तो मेड्यूलरी रीजन से एकदम कोने में आ जाता है, मतलब मूवमेंट चेंज होता है, बट ठीक है इतना दिया नहीं एनसीईआरटी में तो छोड़ दो, इतना याद रखो कि ओवरी बोलो, ठीक। ओवरी में मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है, क्योंकि कॉर्टेक्स वाले रीजन पे तुम्हारे डायग्राम में भी ड्रॉन है, ठीक है, तो आ जाता है और उसके बाद उससे ओव्यूलेशन हो जाता है। बस जैसे ही ओव्यूलेशन हुआ, ओव्यूलेशन कब होता है, एकदम मिड डे में ओव्यूलेशन होता है, ठीक है, मतलब 14th डे, अगर 28 डेज की साइकिल मान के चल रही हो तो 14th डे, अगर 30 डेज की साइकिल मान के चल रही है तो 15th डे, ठीक। उसके बाद जैसे ही ओव्यूलेशन हुआ, अब ये डब्बा क्या बच गया, जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल था जिसके अंदर ओवम था, ओवम तो निकल गया ओव्यूलेशन से। अब जो ये खाली डब्बा बचा है, डब्बा नहीं बोलेंगे, सेल बचा है, उसको हम क्या बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, उसका नाम कुछ नहीं मतलब क्या बोलेंगे, कॉर्पस लूटियम बोलेंगे, इसी को येलो बॉडी बोलते हैं। अब ये क्या करेगा, ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, यही पूछा ना, फंक्शन बताओ क्या है। तो मैंने इतनी सारी स्टोरी क्यों बताई, वापस यही रिवाइज कराने के लिए, तो सबसे पहले कि ये रिवाइज कराने के लिए कि सबसे पहले ये बताओ कि कॉर्पस लूटियम प्रेजेंट कहाँ होता है। तो एक ऐसा रप्चर्ड मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल को क्या बोलते हैं, कॉर्पस लूटियम। और उससे कौन सा हार्मोन बनता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनता है। और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करता है, एंडोमेट्रियम लेयर को मेंटेन करता है, क्योंकि ओवरी को तो ऐसा लग रहा है ना इस बार फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा तो इम्प्लांटेशन होगा, इम्प्लांटेशन कहाँ होगा, यूट्रस में होगा, यूट्रस में भी कौन सी वाली लेयर पे होगा, एंडोमेट्रियम लेयर पे हो गया। तो एक काम करो कि जो कॉर्पस लूटियम है वो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करेगा, और प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, एंडोमेट्रियम लेयर को मेंटेन करेगा। हुआ क्लियर। तो देखो आंसर तो 2 ही लाइन का है, पर इतना रिवीजन क्यों जरूरी है, इन केस तुम कुछ भूल गए होगे तो। हुआ क्लियर। अच्छा दूसरा एंडोमेट्रियम, अब आई गई कहानी, एंडोमेट्रियम क्या है, अरे ये तो वही लेयर है, इनमोस्ट लेयर ऑफ यूट्रस, जो क्या कर रही है, जो इम्प्लांटेशन के टाइम पे हेल्प कर रही है। याद करो जब एम्ब्रियो बनता है तो एम्ब्रियो की जो सबसे बाहर वाली लेयर है, मोर स्पेसिफिकली ब्लास्टोसिस्ट स्टेज की जो बाहर वाली लेयर है जिसको ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं, वो आके इसी वाले एंडोमेट्रियम से चिपकेगी। ट्रोफोब्लास्ट हेल्प करेगा प्लासेंटा के डेवलपमेंट में, तो हम बोल सकते हैं एंडोमेट्रियम लेयर रहेगी, फिर प्लासेंटा चलेगा क्योंकि प्लासेंटा यही थिक मास डेवलप होने लगेगा। उसके बाद क्या आएगा, बेबी या फिर एम्ब्रियो। तो बेबी या एम्ब्रियो, ज्यादा करेक्ट है एम्ब्रियो बोलना या फीटस, तो एम्ब्रियो फिर प्लासेंटा और फिर मम्मी, मम्मी यानी कि मम्मी की लेयर इन द फॉर्म ऑफ एंडोमेट्रियम, ठीक। तो ये वही लेयर है जहां पे क्या होता है, बेसिकली इम्प्लांटेशन होता है। और ये वही लेयर है कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये हर महीने टूट टूट के बाहर निकलती है, जिसको मेंस्ट्रुअल ब्लड या मेंस्ट्रुअल साइकिल तो इन टोटल बोला, पर मेंसेस या मेंस्ट्रुअल ब्लड बोला जाता है। हुआ क्लियर। चलो देख लेते हैं इसका आंसर। Corpus luteum, it secretes progesterone which prepare endometrium of uterus for implantation and normal development of
फीटस। तो अब अगर इसमें से पूछा जाए कि कीवर्ड्स क्या है, तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा कि प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता है, जो क्या करता है, एंडोमेट्रियम का प्रिपरेशन करता है, किस चीज के लिए, इम्प्लांटेशन के लिए एंड डेवलपमेंट के लिए। अब एंडोमेट्रियम क्या है, इट अंडरगोस साइक्लिक चेंज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। तो ये मेंशन करना पड़ेगा। एक और लाइन लिख सकते हो कि एंडोमेट्रियम, पर वो एंडोमेट्रियम जो मैं लाइन बोल रही हूँ वो ज्यादा स्ट्रक्चर के लिए जाएगी कि एंडोमेट्रियम क्या है, तो बोलोगे इनरमोस्ट लेयर ऑफ यूट्रस। ये तो स्ट्रक्चर, मतलब व्हाट इज एंडोमेट्रियम होता तो वो आंसर आता। पूछा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंडोमेट्रियम, तो एंडोमेट्रियम क्या है, बेसिकली वो लेयर है जिसमें इम्प्लांटेशन होता है। किसका इम्प्लांटेशन होता है, एम्ब्रियो का। एम्ब्रियो में भी कौन सी स्टेज का इम्प्लांटेशन होता है, ब्लास्टोसिस्ट का। और अगर ये इम्प्लांटेशन नहीं हुआ, यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये वही लेयर है जो टूट टूट के क्या करती है, बाहर निकलती है। तो वही लिखा है कि इसमें क्या होता है, साइक्लिक चेंजेस होते हैं, किसमें, मेंस्ट्रुअल साइकिल में। हुआ क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, क्या बोल रहा है। इन द गिवन फिगर, ठीक है भैया, फिगर देख लो। ओके, ये किसका है, वापस ब्लास्टोसिस्ट का एक डायग्राम है, ठीक है। बाहर वाली लेयर को हमको पता है, जो ए है उसको ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं, और अंदर जो बी है वो इनर सेल मास है, ठीक है, हमको पता है, फिर भी अपन ने देख लिया। आगे, गिव द नेम एंड फंक्शन ऑफ द पार्ट लेबल इन ए एंड बी। तो भैया जो एम्ब्रियो का पूरा बॉडी डेवलपमेंट है वो कौन कराएगा, बी कराएगा, क्योंकि वो इनर सेल मास है। और ए क्या है, ट्रोफोब्लास्ट। अब भी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, ये वही लेयर है जो क्या करेगी, इम्प्लांटेशन में हेल्प करेगी और प्लेसेंटा फॉर्मेशन में भी हेल्प करेगी। चलो देख लेते हैं आंसर। ट्रोफोब्लास्ट गेट अटैच्ड टू एंडोमेट्रियम and draws nutritive material secreted by uterine endometrium gland। तो ट्रोफोब्लास्ट क्या है, वो है जो एंडोमेट्रियम से अटैच होगी। यहाँ एक फंक्शन नहीं लिखा है, बिल्कुल लिख सकते हो, इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ प्लासेंटा। अब प्लासेंटा बेसिकली क्या है, उसका उन्होंने डेफिनेशन लिख के रखा है कि प्लासेंटा होता क्या है। बेसिकली प्लासेंटा 2 काम करता है, एक तो मम्मी से न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना एम्ब्रियो को, और एम्ब्रियो से जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है वो लेके जाना वापस मम्मी के पास, है ना। तो वही लिखा है उन्होंने कि न्यूट्रिशन ड्रॉ करता है एंडोमेट्रियम ग्लैंड से। हुआ क्लियर इतना। दूसरा क्या था, इनर सेल मास। अरे वही तो एम्ब्रियो बनाएगा, देख लो, इनर सेल मास डिफरेंशिएट एज एम्ब्रियो। हुआ क्लियर। चलो मूव करते हैं। अच्छा, ये कहाँ पढ़ा हुआ है तुम सब लोगों ने, नहीं तो बोलोगे मैम कहाँ पढ़ा है ये तुम लोग पढ़ चुके हो एम्ब्रियोजेनेसिस में। ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के, ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में, ठीक है। आखिरी के पेजेस पूरा एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोजेनेसिस पूरा दिया हुआ है, वहां पे ये सारी चीजें मेंशन्ड है, ठीक। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। गिवन बिलो इज एन इनकम्प्लीट फ्लो चार्ट शोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन ऑफ गैमेटोजेनेसिस इन मेल। मतलब ये पूरा क्या है कहानी, गैमेटोजेनेसिस इन मेल है, ठीक। ऑब्जर्व द फ्लो चार्ट केयरफुली एंड फिल इन द ब्लैंक्स ए बी सी एंड डी। अब इसमें से कुछ टर्म्स तुमने नहीं सुने होंगे। सबसे पहले ये वाला टर्म नहीं सुना होगा, ठीक है, ICSH। तो लिख लो चाहो तो कि क्या है ये ICSH। तो ICHS स्टैंड करता है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो देखो सोचो, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जैसे ही रिलीज होता है तो कहाँ जाएगा, अरे जिस सेल का नाम है इंटरस्टिशियल सेल, उन्हीं को क्या बोलते हैं, लेडिक सेल। बस वहां पहुंचा। अब लेडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल जो कहाँ पे है, टेस्टिस में है। और कहाँ पे है, मतलब और प्रीसाइज लेकर स्पेसिफिक लोकेशन बताना है तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में है, ठीक। अच्छा, अब बताओ वो क्या बोलेगा इंटरस्टिशियल सेल्स को या लेडिक सेल को, निकालो हार्मोन। कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन या फिर टेस्टिकुलर हार्मोन या फिर एंड्रोजन। तो यहाँ पूछा है नेम ऑफ द हार्मोन ए। तो इन 3 हार्मोन, एक ही हार्मोन है, 3 अलग अलग नाम है, कोई भी नाम लिख दो, तीनों चलेगा, ठीक। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, ये कौन सी प्रोसेस को बोलेंगे, चलो स्टार्ट करो, स्पर्मेटोजेनेसिस। हुआ पी, क्लियर। अच्छा, उसी को उन्होंने डिवाइड कर दिया FSH या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। ये कहाँ गया फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो देखो याद रखो फॉलिकल का डेवलपमेंट कराता है तो सर्टोली सेल्स के पास भी जाता है हार्मोन, ठीक है। क्योंकि एक तो हो गया इंटरस्टिशियल सेल का काम खत्म, अब गया फॉलिकल हमारे सर्टोली सेल्स के बाद। अच्छा, एक और चीज, ये वाली इंफॉर्मेशन तुम्हारी बुक में ना पैचेस में दी हुई है, चाहो तो लिख लो, ठीक है। तो गया सर्टोली सेल के बाद फैक्टर को स्टिमुलेट्स किया, ये मेंशन ही नहीं है बुक में, और फिर कराई प्रोसेस जिसका नाम है स्पर्मियोजेनेसिस। तो एक काम करो, ये सारा डायग्राम भी बना लो और साथ में ये वाली इंफॉर्मेशन भी लिख लो।
हुआ क्लियर? तो ए वाला है टेस्टोस्टेरॉन, जो इंटरस्टिशियल सेल या फिर लीडिक सेल ने निकाला। अच्छा, टेस्टोस्टेरॉन का नाम एंड्रोजन या फिर टेस्टिकुलर हार्मोन। कौन सी प्रोसेस स्टार्ट करवाई? स्पर्मेटोजेनेसिस। सेम एफएसएच गया किसके पास? सर्टोली सेल के पास, जो नर्व सेल भी है। उन्होंने कौन सी प्रोसेस करवाई? तो सर्टोली सेल उन्होंने करवाई स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, जब मैच्योरेशन, देखो स्पर्मेटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म तो है, पर एक आखिरी वाली जो स्टेप है जिसमें स्पर्मेटोजोआ बनता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक, चलो मूव करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। ए, the first half of menstrual cycle is called follicular phase as well as proliferative phase। बिल्कुल सही, रीजन पूछा है क्यों? क्योंकि अरे बाबा, जो फॉलिकल है वो प्रोलिफरेट हो रहा है, वो प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी से ग्राफियन, ग्राफियन से मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल हो रहा है, और ये सारा प्रोसेस हो रहा है एफएसएच हार्मोन के अंडर में, तभी उसका नाम है फॉलिकुलर फेज, क्योंकि फॉलिकल का मैच्योरेशन हो रहा है, या फिर प्रोलिफरेटिव फेज। ठीक। बी, द सेकेंड हाफ ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड लूटियल फेज एज वेल एज सिक्रेटरी फेज। बिल्कुल सही, क्योंकि लूटियल फेज स्टार्ट ही होता है जब कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? प्रोजेस्टेरॉन। अच्छा, लूटियल फेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि कॉर्पस लूटियम का हम बोल सकते हैं फॉर्मेशन होता है 14th डे पे। अगर 28 डेज की साइकिल है तो जो मिड डे है 14th डे है, वहां पे कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है, तो उसके बाद वाली स्टेज को क्या बोलेंगे हम? लूटियल फेज। अच्छा, ये स्टार्ट किसकी वजह से हुई? एलएच हार्मोन के कारण, जिसका नाम ही क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। हुआ क्लियर? देख लेते हैं आंसर। ड्यूरिंग दिस फेज प्राइमरी फॉलिकल ट्रांसफॉर्म इनटू ग्राफियन फॉलिकल अंडर एफएसएच स्टिमुलेशन। Graphian follicle secrete estrogen which stimulate enlargement of endometrium of uterus। उसके बाद during this phase corpus luteum, है ना, luteum से word luteal लिया गया है, is fully formed and secrete large quantity of progesterone। ठीक, जो प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या है? एंडोमेट्रियम लेयर को मेंटेन करना। देखो ईस्ट्रोजन ने क्या किया? लेयर का जो मतलब लेयर की थिकनेस को बढ़ा दिया, उसको मेंटेन करने का काम किसका? प्रोजेस्टेरॉन का। हुआ क्लियर? मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज मेंट बाय एलएच सर्ज? राइट द रोल ऑफ एलएच। अब भी अपन ने डिस्कस किया एलएच सर्ज यानी कि ब्लड में जैसे ही एलएच हार्मोन का इंक्रीज होना, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का इंक्रीज होना, कौन रिलीज करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी। पिट्यूटरी से जैसे निकलता है ब्लड में आता है, घूमते घूमते ओवरी के पास पहुंचता है, ओवरी में भी जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है उसके ऊपर ऐड करता है, बोलता है चलो ओव्यूलेशन करो। ओव्यूलेशन हो गया, ओवम रिलीज आउट हो गया मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल से, अब जो खाली डब्बा बच गया ये भी बनाया एक तरीके से इनडायरेक्टली। अगर ओव्यूलेशन किया तो कॉर्पस ल्यूटियम को का फॉर्मेशन भी एलएच ने ही करवाया, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम क्या है? एक रप्चर्ड मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, और ये रप्चर कब हुई? जब एलएच आया। ठीक, तो चलो देख लेते हैं। There are 3 phases in your menstrual cycle: follicular phase, ovulatory phase and luteal phase। तो follicular phase 1 से लेके 13th डे पे, 14th डे मिड डे है, वो रहेगी तुम्हारी ovulatory phase, क्योंकि ओवुलेशन होगा, जो ओवुलेशन कराए हो ही रहा है एलएच की वजह से, और उसके बाद मतलब 14 से लेके 28 डेज वाली जो स्टेज है वो है luteal phase। ठीक, इन टर्म्स ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सर्च, LH surge, the ovulatory phase is most important. During the follicular phase, the follicle develop at the beginning of the menstrual cycle. This cycle begins with the menstrual period, the shredding of the uterine lining and the shredding cleanse the lining of the uterus in preparation for ovulation during ovulatory phase। याद रहेगा, सिंपल लैंग्वेज में वही सारी चीजें लिखी हुई है जो अपन इतने देर से डिस्कस करते जा रहे हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। Explain significance of the condition in which the testes remain suspended in scrotum outside the abdomen। देखो अगर याद होगा ये 2 अलग अलग तरीके से पूछा गया था तुम्हारे, जब हमने इसी का पार्ट 1 डिस्कस किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 1, और यही क्वेश्चन तुम्हारे सैंपल पेपर में भी था, जहां 3 मार्कर में सेक्शन सी में गिव द फंक्शन ऑफ, उसमें से पहला वाला लिखा था उन्होंने स्क्रॉटम। तो सोचो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सैंपल पेपर में भी था, 1 मार्कर में भी डिस्कस किया, 2 मार्कर में भी आ गया, सबका आंसर सेम कि स्क्रॉटम में वो एपिथेलियम होती है जो एक्सचेंज ऑफ गैस अलाउ, गैस नहीं, गैस थोड़ी ना, एक्सचेंज ऑफ टेम्परेचर अलाउ करती है। सिंस टेम्परेचर का एक्सचेंज होता है तो बॉडी टेम्परेचर से 1 to 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम मेंटेन होता है वहां पे, और स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के लिए टेम्परेचर कम चाहिए होता है, जो कहां पॉसिबल है? सिर्फ स्क्रॉटल सैक में या स्क्रॉटम में। हुआ क्लियर इतना? देख लेते हैं आंसर। ह्यूमन स्पर्म सेल कैन नॉट डेवलप एट बॉडी टेम्परेचर। Spermatogenesis and maintenance of seminiferous tubule require a temperature slightly lower than that of
of the body. This is provided by scrotum which lies outside the abdominal cavity. हुआ क्लियर? मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म विद अ डायग्राम। तो ये क्वेश्चन आएगा वापस बहुत बार, तुम्हारे सैंपल पेपर हो या सीबीएसई पेपर हो, वापस बता देती हूँ, हर क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं रहेगा कि डायग्राम ड्रॉ करो। उसका रीजन है उन लोगों ने, मतलब जो सीबीएसई वाले, उनके जो इंस्ट्रक्शन का जो आखिरी वाला पॉइंट रहता है उसमें वो लोग लिख देते हैं वेर एवर नेसेसरी ड्रॉ अ नीट एंड क्लीन लेबल डायग्राम। ठीक है, मतलब ये मान के चल रहे कि अगर तुमने कोई कंसेप्ट पढ़ा हुआ है उसका डायग्राम अगर एनसीईआरटी में तो तुम ड्रॉ करके आओगे, हर बार वो मेंशन नहीं करेंगे। यहाँ तो फिर भी उन्होंने बता दिया कि डायग्राम के साथ मेंशन करो। इन केस क्वेश्चन ऐसा होता है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, तो फिर वहां पे बोर्ड में ये पूछने मत लग जाना डाउट करके कि मैम ड्रॉ भी करना है क्या। बिल्कुल वो कभी भी मेंशन नहीं करेंगे कि ड्रॉ करना है डायग्राम। जहां जहां तुमने कोई भी टॉपिक पढ़ा, सपोज करो तुमने पढ़ा है रेप्लिकेशन, तो रेप्लिकेशन का डायग्राम ड्रॉ होगा। सपोज करो तुमने पढ़ा हुआ है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसका डायग्राम है तुम्हारी बुक में, वो ड्रॉ होगा। सपोज करो तुमने पढ़ा है स्पर्मेटोजेनेसिस, उसका डायग्राम है तुम्हारी बुक में, वो ड्रॉ होगा। सपोज करो तुमने पढ़ा है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, उसका डायग्राम है तुम्हारी बुक में, वो ड्रॉ होगा। हर बार वो क्वेश्चन में मेंशन नहीं करेंगे कि ड्रॉ करो डायग्राम को, यहाँ फिर भी मेंशन है, बार बार बता रही हूँ। चीज याद रखो, बायोलॉजी हो, अब बायोलॉजी में तो वो बहुत ज्यादा लेवल पे अप्लाई होता है, पर तुम बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी कंसिडर कर सकते हो। जिस भी टॉपिक में तुमने कोई डायग्राम पढ़ा है, कोई ग्राफ पढ़ा है, अगर फिजिक्स और मैथ्स की बात करी जाए, केमिस्ट्री में कोई इक्वेशन पढ़ी है, सपोज करो कुछ डिस्क्राइब करने के लिए बोला है पर कहीं इक्वेशन पढ़ी हुई है तुमने, ठीक है, तो वो आंसर में इक्वेशन हो, ग्राफ हो, डायग्राम हो, पाई चार्ट हो, फ्लो चार्ट हो या कोई लेबल डायग्राम हो, ड्रॉ करके आओ। वेट मत करो कि क्वेश्चन जब तक पूछेगा नहीं हम ड्रॉ करके नहीं आएंगे। ठीक, दूसरी चीज फिर से बता रही हूँ, हर बार बताती रहूंगी जब तक एग्जाम ना हो जाए, अगर किसी टॉपिक के अंदर बुक में एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं तो एग्जाम्पल भी लिख के आने हैं। हुआ क्लियर इतना? चलो देख लेते हैं स्ट्रक्चर। तो ह्यूमन स्पर्म क्या है, कुछ इस तरह से दिखता है। तो 3 पोर्शंस में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, हेड, नेक, एक्चुअली 4 में कर सकते हैं, हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। तो जो हेड है उसके भी एंटीरियर वाले पार्ट में एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्रोसोम, जिसमें क्या है, एंजाइम्स है। कैसे एंजाइम्स है? जो ब्रेक डाउन में हेल्प करेंगे। किसकी ब्रेक डाउन में हेल्प करेंगे? एक लेयर की ब्रेक डाउन में हेल्प करेंगे। कौन सी लेयर? याद करो, ज़ोना पेल्यूसिडा। किसकी लेयर है ये? ओवम की लेयर है। ठीक, चलो उसके बाद क्या आता है हमारा न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में कितने क्रोमोसोम है? हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, यानी कि 23 क्रोमोसोम है। तो उसको भी अगर बोलने का एक तरीका, 1 क्रोमोसोम नंबर 1 से लेके क्रोमोसोम नंबर 22 तक, प्लस या तो सिंगल एक्स या तो सिंगल वाई। हुआ क्लियर? चलो उसके बाद आता है नेक वाला रीजन जो हेड और मिडिल पोर्शन को ज्वाइन करता है। मिडिल पोर्शन में है माइटोकॉन्ड्रिया, मिडिल पोर्शन मिडिल पीस में है माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा। किसको प्रोवाइड करेगा? स्पर्म को, मोर स्पेसिफिकली टेल को, क्योंकि टेल स्विमिंग में हेल्प करेगी, डायरेक्शन में फ्लो होने में हेल्प करेगी। हुआ क्लियर? चलो देख लेते हैं। द ह्यूमन स्पर्म इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर विद अ हेड, मिडिल पीस एंड अ टेल. द हेड हैज अ हैप्लॉइड न्यूक्लियस एंड एन एंटीरियर एक्रोसोम that contains the enzyme required for the fertilization of the egg. अब मैंने इसी को और एलैबोरेट करके बोल दिया कि एंटीरियर में कैप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको एक्रोसोम बोलते हैं, जिसमें एक है एक एंजाइम जो क्या करता है। अब मैंने और इन डिटेल बोल दिया, अब यहाँ पे सिर्फ लिखा है कि रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन, मैंने और स्पेसिफिक बोल दिया, ज़ोना पेल्यूसिडा को हटाने में हेल्प करता है। ठीक, उसके बाद द मिडिल पीस हैज न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया टू प्रोड्यूस द एनर्जी फॉर द मोबिलिटी ऑफ द टेल ऑफ स्पर्म। मैंने कहा था ना कि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करता है। किसको करता है? इन जनरल स्पर्म को, स्पेसिफिक टेल को, क्योंकि टेल को क्या चाहिए? मूवमेंट करना है, स्विम करना है, इन सब चीजों के लिए एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कौन प्रोवाइड करा रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया, जो कहाँ पे है? मिडिल पोर्शन में है या मिडिल पीस में है। ठीक, चलो मूव करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। एनलिस्ट एनी 2 फंक्शन ऑफ अ फीमेल प्लेसेंटा। फीमेल प्लेसेंटा के 2 फंक्शन बताओ। थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, देखो ये फायदा होता है रिवीजन का। अच्छा ये बताओ सबसे पहले प्लेसेंटा क्या है, अगर मैं पूछूं तो देखो ऐसा बोलोगे कि प्लेसेंटा कनेक्टिंग लिंक है मम्मी और एम्ब्रियो के बीच में, यानी कि ये हुआ यूट्रस, सपोज करो ये रूम जहां पे मैं शूट कर रही हूँ हुआ यूट्रस। ठीक, अच्छा यूट्रस की सपोज करो लेयर्स है, ठीक है, बाहर से 2 लेयर हो गई और सबसे अंदर वाली ये जो बोर्ड है ये हो गया एंडोमेट्रियम।
ठीक, एंडोमेट्रियम। अब बीच में सपोज करो मैं एम्ब्रियो हूं, ठीक है, और ये जो हाथ है मेरे, मैंने इसको ऐसे पकड़ के रखा है, ठीक है, तो पकड़ के रखा है, स्टार्ट किया था मैंने ट्रोफोब्लास्ट से, जो आउटर मोस्ट ब्लास्टोसिस्ट की लेयर थी, जब मैं एकदम छोटी थी तब मैंने उसको ऐसे पकड़ के रखा था, ठीक। तो ये हुआ क्या, एंडोमेट्रियम, मतलब मम्मी, बेसिकली एंडोमेट्रियम यूट्रस का पार्ट, यूट्रस मम्मी का पार्ट, ठीक। उसके बाद ये मेरे हाथ क्या हो गए, प्लासेंटा हो गए, क्योंकि ट्रोफोब्लास्ट लेयर हेल्प करती है प्लासेंटा के फॉर्मेशन के लिए भी, ठीक। और उसके बाद मैं बाकी का बॉडी क्या हो गया, एम्ब्रियो, ठीक। तो प्लासेंटा क्या है, एक कनेक्शन है जो मदर को और फीटस को ज्वाइन करती है। अब इन हाथों का क्या काम है, न्यूट्रिशन लेके आना मम्मी की तरफ से, ऑक्सीजन लेके आना, काम की चीजें लेके आना, और जो मेरे अंदर मतलब जब मेटाबॉलिक वेस्ट जो बना है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, फिर उसके बाद नाइट्रोजनस वेस्ट हो जाना, वो लेके जाना वापस कि भैया काम का ले लिया, खराब दे दिया, ठीक, यही पूछा है। चलो देख लेते हैं आंसर। द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शन यूनिट बिटवीन द डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड द मदर कॉल्ड प्लासेंटा facilitate the supply of nutrition, oxygen to embryo and also the removal of carbon dioxide and other excretory product produced by the embryo. It also act as endocrine tissue. तो ये एक्स्ट्रा और ऐड करना है, तो ये एक तुम इसमें मान सकते हो, चाहो तो 2 में भी लिख सकते हो, पर वापस मैं सजेस्ट करूंगी कि इस पूरे को एक पॉइंट जैसे कंसिडर करो कि क्या न्यूट्रिशन लेके आना और कचरा लेके जाना, ठीक। कचरा मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्ट, और काम का मतलब न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन। इट ऑल्सो एक्ट एज एंडोक्राइन टिश्यू एंड प्रोड्यूस सेवरल हार्मोन। ये हार्मोन और सेवरल जो प्रोड्यूस होते, जो तुम्हारी बुक में लगे प्रेगनेंसी हार्मोन प्रोड्यूस करता है प्लासेंटा, तो वो वहीं मेंशन किया हुआ है, ठीक। चलो अच्छा, ये इसके ऊपर बहुत इन डिटेल क्वेश्चन है, चलो वो पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। मतलब उन्होंने क्वेश्चन में 2 साल पहले पूछा हुआ है कि प्लासेंटा क्या है, कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं प्लासेंटा पे, ये एक अलग क्वेश्चन बना हुआ है, तो प्लीज उसको नोट डाउन कर लो और हम फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो यहाँ का जो मैं क्वेश्चन बता रही थी, जल्दी से टर्न करो पेज नंबर 53 अपनी बुक का, ठीक है। यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा है, क्योंकि ये डायग्राम पिछले 2 साल मतलब 2 साल पहले उन्होंने डायग्राम ही दिया था। प्लासेंटा अगर तुम देख सकते हो तो उन्होंने उसको एक्स बोल दिया था और बोला था कि पहचानो ये स्ट्रक्चर क्या है, उसके बाद कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क करो और देखो जरा यहाँ पे, तो पेज नंबर 53 बुक का ओपन करो, ये वाला डायग्राम इंपॉर्टेंट है। बेसिकली वो प्लासेंटा कि कौन कौन सी लेबलिंग पूछते हैं, प्लासेंटा पूछते हैं, फिर एम्ब्रियो पूछते हैं, ठीक, फिर प्लासेंटा जो प्लासेंटल विलाई है वो वाला, ठीक है। तो प्लासेंटा से वो पूछे बताओ कौन कौन से हार्मोन निकले, तो लिख लो चाहो तो HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, फिर HPL जो तुम्हारी बुक में लिखा है, मैं कहाँ लिखा है फिर से बोलोगे मैडम, तो ये देखो जरा बोल्ड में लिखा हुआ है ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, और फिर बाद में निकलता है रिलैक्सिन। याद करो हम ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो जो रिलैक्सिन है वो कौन रिलीज करता है, प्लासेंटा रिलीज करता है, पर लेटर स्टेज में, ठीक। तो कितने हार्मोन हुए, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, दूसरे बात ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, तो फास्ट बोलते हैं तो वर्ड मिक्स हो जाते हैं, ओके, और 5वां रिलैक्सिन, ठीक। तो ये स्टार मार्क कर लेना, 110% क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, तो सिंस ये आया था तो मैंने सोचा ये भी बता दो कि और कौन सा क्वेश्चन इससे बना देते हैं वो, ठीक है। चलो मूव करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। What is the number of chromosome in the following cell? अब वो पूछ रहे हैं जो फॉलोइंग सेल दिए उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम बताओ, ठीक। पहला है प्राइमरी oocyte, तो oocyte याद करो, प्राइमरी oocyte किसने बनाया, तो बोलोगे मैम ओवम मदर सेल ने, बहुत बढ़िया। ओवम मदर सेल का प्लॉइडी क्या था, तो बोलोगे मैम डिप्लॉइड, 46 नंबर था, ठीक। उसने क्या किया, तो बोलोगे मैम माइटोसिस ही किया, इक्वेटोरियल डिवीजन ही किया, बस साइज उसका जैसे ही बड़ा हो गया हमने नाम चेंज कर दिया और बोल दिया आज से तुम्हारा नाम है प्राइमरी oocyte, बिल्कुल सही। तो इसकी प्लॉइडी क्या है, अभी भी 2n ही चल रही है, ठीक। दूसरा देखो क्या बोला है उन्होंने, सेकेंडरी oocyte। अब ये प्राइमरी oocyte का साइज बड़ा हो गया है, अब बताओ ये क्या होगा, अब इसका होगा रिडक्शनल डिवीजन, यानी कि नंबर आधा होगा, तो 2n का बन जाएगा n, यानी कि 46 का बन जाएगा 23, तो मतलब कि हैप्लॉइड। तो सेकेंडरी oocyte का क्या नंबर हुआ, हैप्लॉइड। उसके बाद आते हैं ooted पे। अच्छा अब बोलोगे मैम ooted क्या है, समझो बात को, तो ooted एक इमेच्योर ओवम है। अब बोलोगे मैम फिर मैच्योर कब होता है, सुनो देखो तुम्हारी बुक में एक लाइन है, उस दिन भी मैंने बताई थी, फिर से बता रही हूं, जरा स्टार मार्क करो, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
एमसीक्यू का लेवल जब टफ करना होता है, इस टाइप के लॉजिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कहाँ पे है, आ जाओ पेज नंबर 52 पे। इसकी स्टार्टिंग की जो 3 लाइन है वो पढ़ो, क्या लिखा है उसमें, द सेकेंडरी मियोटिक डिविजन इज ऑल्सो अनइक्वल and result in the formation of second polar body and haploid ovum। तो ooted यहां लिखा हुआ है, देखो, तो जो हैप्लॉइड ओवम है उसी को हम क्या बोलते हैं, ooted बोलते हैं। कुछ आ रही है समझ में कहानी? तो पूछा क्या है, ooted की प्लॉइडी बताओ, तो क्या लिखा है यहाँ पे, हैप्लॉइड ओवम। और ब्रैकेट में सोचो ये क्वेश्चन है, अब ढूंढते रहोगे बुक में कहाँ लिखा है ooted, ooted यहां लिखा हुआ है, इसलिए स्टार मार्क करो, ठीक। तो ooted की प्लॉइडी पूछी है, तो ooted की प्लॉइडी खुद बुक में ही बता दिए है, हैप्लॉइड ओवम। तो क्या है ये, एक हैप्लॉइड ओवम है, ठीक। उसके बाद अगर तुम देख सकते हो, फिर उन्होंने लिखा है कि जब फिर फ्यूजन होता है हैप्लॉइड न्यूक्लियस और स्पर्म का, दोनों का मतलब ओवम का और इसका फ्यूज होता है तो वापस डिप्लॉइड बन जाता है, ठीक है। चलो आगे आते हैं फॉलिकल। अब बोलोगे मैम ये कौन सा फॉलिकल है, कौन सा बने, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ग्राफिन? अरे कोई भी मान लो, है तो सारे के सारे फॉलिकल। और सारे फॉलिकल का प्लॉइडी क्या रहता है, 2n ही रहता है, डिप्लॉइड ही रहता है। हुआ क्लियर? तो चलो देख लेते हैं आंसर। तो चलो देख लेते हैं। तो ooted क्या हुआ, वापस उसका क्या आएगा, बुक में लिखा है हैप्लॉइड ओवम, बस हो गया क्लियर। और आखिरी फॉलिकल का तो है ही। चलो आगे देखते हैं। तो देख लो, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द सेल इज एज फॉलोज, प्राइमरी oocyte 23 पेयर, या तो 23 पेयर बोलो या क्या बोलोगे 46 क्रोमोसोम। फिर उसके बाद सेकेंडरी oocyte 23, क्योंकि वो बट ऑब्वियस ना, मियोसिस हुआ, रिडक्शनल डिवीजन हुआ, नंबर आधा हो गया। उसके बाद ooted ये क्या है, हैप्लॉइड ओवम, तो 23, और फॉलिकल 23 पेयर। अच्छा ooted के बारे में बता दूं, अगर तुम गूगल सर्च करोगे अलग अलग जगह अलग अलग मिलेगा। सिंस अपन एनसीईआरटी पे स्टिक करेंगे, वापस मैंने बताया तुम्हारी बुक में अलग से मेंशन किया हुआ है, मतलब वैसा तो अलग से कोई मेंशन नहीं किया है, पर बुक में इन जनरल उन्होंने एक लाइन लिख के खत्म कर दिया है, तो मैं उसी को हम कंसिडर करेंगे हैप्लॉइड ओवम, ठीक। चलो मूव करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। What is corpus luteum? अरे अभी तो डिस्कस किया, रप्चर्ड मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल जिसमें ओवम नहीं है, तो खाली गोले को नहीं, क्या बोलेंगे, कॉर्पस लूटियम। क्या प्रोड्यूस करेगा वो, हार्मोन। कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन, जो क्या करेगा, मेंटेन करेगा एंडोमेट्रियम लेयर को। तो देखो हाउ डज इट फंक्शंस एज एंडोक्राइन ग्लैंड। लो अब इतना सारा जो बोला वही तो बोलना है। So after ovulation, the Graafian follicle ruptures and form corpus luteum. Corpus luteum function as endocrine gland as they secrete progesterone and estrogen in large quantities. हुआ clear? चलो आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। Where are Leydig cells located? देखो क्वेश्चन बाद में आ रहा है, हमने पहले क्वेश्चन में इतना इन डिटेल डिस्कशन कर लिया कि हमको पता है। तो Leydig सेल का दूसरा नेम इंटरस्टिशियल सेल कहाँ होते हैं, जो हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है वहां पे मिलते हैं। व्हाट डू दे सिक्रेट, अरे हार्मोन सिक्रेट करते हैं, टेस्टिकुलर हार्मोन या फिर एंड्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरोन। लीडिक सेल और इंटरस्टिशियल सेल आर लोकेटेड इन बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सोमिनिफेरस ट्यूब्यूल नहीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ठीक है, SEMI, ठीक है। उसके बाद लीडिक सेल सिक्रेट मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन व्हिच प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ एसेसरी ग्लैंड एंड कंट्रोल मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। चलो आगे मूव करते हैं, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ड्रॉ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ टीएस ऑफ ओवरी। तो स्टार मार्क करो, क्यों, क्योंकि ये डायग्राम तुमको फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा प्रैक्टिकल में, क्योंकि टीएस ऑफ ओवरी या फिर टीएस ऑफ टेस्टिस स्पेसिफिकली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दिया हुआ रहेगा तुम्हारे स्पॉटिंग में, एक स्पॉट माइक्रोस्कोप के नीचे परमानेंट स्लाइड रखी रहेगी, तुमको देखना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा उसके बारे में, या फिर अगर एग्जाम में आ गया तो तुम्हें ड्रॉ करने के लिए बोला है, उस दिन भी बताया था, सिंपल सा तरीका है, कुछ नहीं करना है। ओवरी ड्रॉ की सबसे पहले क्या करो, ब्लड वेसल्स ड्रॉ करो, फिर उसके बाद हमें पता है किसी भी ऑर्गन के अंदर वाले पोर्शन को मेड्यूला बोलते हैं, बाहर वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं। कहानी स्टार्ट कहां से होती है, हमेशा प्राइमरी फॉलिकल से, ठीक है, फिर वो बनी क्या, सेकेंडरी फॉलिकल। ये सेकेंडरी फॉलिकल है जो लेबलिंग नहीं है, तुम्हारी बुक में भी नहीं है। फिर आई जैसे उसमें थोड़ा सा फ्लूइड कैविटी डेवलप होने लगी, जिसको क्या बोलते हैं, एंट्रम बोलते हैं। ये कहां दिखने लगती है, टर्शरी फॉलिकल में। देखो टर्शरी फॉलिकल एंट्रम शो करने लगता है, और उसी एंट्रम में क्या लगा है, ओवम लगा है। फिर क्या हुआ, ग्राफिन फॉलिकल में बना, ग्राफिन फॉलिकल में चौर हो गया, LH जब पीक पे था तो क्या हुआ, ओव्यूलेशन हो गया, ओवम निकल गया। अब जो खाली डब्बा बच गया उसको क्या बोलेंगे, कॉर्पस लूटियम, जो कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है।
चलो आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ टीएस ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस ऑफ एन अडल्ट ह्यूमन मेल एंड लेबल एनी 4 पार्ट्स इन इट। वापस स्टार मार्क करो क्योंकि ये तुम्हारे प्रैक्टिकल का स्पॉटिंग का भी क्वेश्चन है, साथ में इसमें तो है ही, पॉसिबल ही है पूरा। चलो तो देख लेते हैं, ये तुम्हारे एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। तो देख सकते हो ये एक पूरा चेंबर है, ठीक है। अब जो बीच बीच में सेल्स मिलते हैं दो चेंबर्स के बीच में, उन्हीं को हम लीडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं, जो मेल हार्मोन या फिर एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरॉन या टेस्टिकुलर हार्मोन सीक्रेट करते हैं। उसके बाद तुमको एकदम बाउंड्री से लगी हुई मिलेंगी क्या, स्पर्म मदर सेल, जिनको हम क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोगोनिया, जो क्या है, डिप्लॉयड है, 2n है। ये फिर क्या होंगी, माइटोसिस होगा, साइज में थोड़ी बड़ी बन जाएंगी तो बोलने लगे हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर मियोसिस होगा, हम बोलने लगेंगे उसको क्या, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ऐसे करके कहानी चलती जाएगी, ठीक। और देख सकते हो यहाँ पे फिर स्पर्मेटिड बनेगा, स्पर्मेटोजोआ बनेगा। तो देख सकते हो कि जो स्पर्मेटोजोआ क्या है, बेसिकली स्पर्मेटोजोआ यानी कि स्पर्म, तो वो फ्रीली मूव करके बाहर निकले हैं। और बीच बीच में थोड़ी बिग साइज की सेल्स मिलेंगी जिनको हम क्या बोलते हैं, सर्टोली सेल्स या नर्व सेल्स। हुआ क्लियर? चलो आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज कोलेस्ट्रम, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस टू न्यूबॉर्न बेबी। तो कोलेस्ट्रम कुछ और नहीं बल्कि जो मदर्स मिल्क है, येलोइश फ्लूइड है, थिक येलोइश फ्लूइड है, उसी को हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो न्यूट्रिशन तो प्रोवाइड कर ही रहा है, साथ में इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है। किस टाइप की इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी। और स्पेसिफिक इम्यूनिटी का तुम चैप्टर नंबर 8 में पढ़ोगे, पर मैंने ऑलरेडी डिस्कशन थोड़ा सा किया था वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, इसलिए पूछ रही हूँ। तो पैसिव तो है, पर कैसी है, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा इन द फॉर्म ऑफ एंटीबॉडी। कैसे याद रखोगे, मम्मी का नाम क्या होता है प्यार से, हिंदी में क्या, हिंदी में ही प्यार से, क्या प्यार से कुछ भी बोला, क्या बोलते हैं हिंदी में मम्मी को, मम्मी तो इंग्लिश वर्ड है ना, माँ। तो MA वापस तुम्हारे एनसीईआरटी में IgM के बारे में मेंशन नहीं, सिर्फ IgA के बारे में मेंशन है, तो वही चलने दो। चलो तो देख लेते हैं। The milk secreted from mammary gland just after birth for 2-3 days, 2-3 दिन का जो मिल्क रहता है, येलोइश थिक फ्लूइड, उसी को हम क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम। It is rich in protein and low in fat. It also contain antibody IgA which provide immunity to newborn infant. हुआ क्लियर? और यहाँ पे तुम्हारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 मार्क का क्वेश्चन होते हैं खत्म। तो क्या करेंगे हम, जितने भी पुराना इसका स्टडी मटेरियल है सब जाके पढ़ेंगे। कहाँ से एक्सेस कर सकते हो मैग्नेट ब्रेन्स को, यूट्यूब पे प्लेटफॉर्म है, उसके बाद वेबसाइट पे जाओ, गूगल पे डालो www.magnetbrains.com, जैसे एंटर दबाओगे जो फर्स्ट लिंक आएगी उस पर क्लिक करो तो तुम्हें पूरा होम पेज दिखेगा जो क्या प्रोवाइड करता है, ऑनलाइन फ्री एजुकेशन, किंडरगार्टन से लेके ग्रेड 12 तक, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी। एंट्रेंस एग्जाम जैसे हो गई तुम्हारी ओलंपियाड, CUET, IIT, नीट, उसके बाद SSC, बैंकिंग के एग्जाम्स हो गए, इन सब की भी प्रिपरेशन मैग्नेट ब्रेन्स कराता है। हम लोग बिल्कुल ऐसा नहीं करते कि 2 चैप्टर्स फ्री में देंगे फिर बोलेंगे अब कूपन कोड लगाओ या अब बाय करो, ऐसी कोई बकवास नहीं। पूरा का पूरा फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, तो इसका यूज करना है। साथ में कोई भी नए अपडेट्स को पाने के लिए हमसे कनेक्टेड रहना पड़ेगा, और रहना है कहाँ पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को बताना ताकि वो लोग भी इस चीज़ का यूज़ कर सके और पढ़ सके और अच्छे मार्क्स ला सके, ठीक है। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक बने रहो मेरे साथ और मैग्नेट ब्रेन्स के साथ।